हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज सी ए सूरज झुंझुनवाला। कैसे हो आप लोग? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया हो और मैं भी बता दूं मैं बहुत बढ़िया हूँ। फ्रेंड्स, हमने लास्ट क्लास में बिल्स रिसीवेबल, बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड प्रॉमिसरी नोट देखा था, राइट? बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेएबल वगैरह हमने देखा था, प्रॉमिसरी नोट। एंड आई होप आप लोगों को बहुत ही अच्छे से वो चैप्टर समझ में आया होगा। नाउ नेक्स्ट चैप्टर इज एवरेज ड्यू डेट। एवरेज ड्यू डेट बहुत ही सिंपल चैप्टर है, बहुत ही सिंपल चैप्टर है एंड बहुत ही मजा आने वाला है। क्यों मजा आने वाला है? क्योंकि एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बनता है, बट आपको एफर्ट्स ज़्यादा लगाने नहीं पड़ेंगे। सिंपल कैलकुलेशंस वगैरह होगा एंड बहुत ही लॉजिकल चैप्टर है, बहुत ही लॉजिकल चैप्टर है, कुछ ज़्यादा टेक्निकल नहीं है। ऑलराइट, तो बिफोर वी रियली जंप इनटू द सब्जेक्ट मैटर, मैं थोड़ा सा ब्रीफ बता दूं एवरेज ड्यू डेट का बैकग्राउंड क्या है, क्यों इस चैप्टर को हम पढ़ना चाहते हैं। सो स्टूडेंट्स, अब दो पार्टी है, मान लो राम एंड श्याम। दो पार्टी है, राम एंड श्याम। आई होप मेरी स्क्रीन भी आपको दिख रही है। दो पार्टी है, राम एंड श्याम। ये क्या करता है? ये सेल करता है गुड्स। ये सेल किसको करता है? श्याम को गुड्स करता है। तो ये क्या हो गया स्टूडेंट्स? ये बायर हो गया, है ना? ये बायर हो गया। नाउ ये वेरियस डेट्स में गुड्स बेच रहा है। एक गुड्स इसने बेचा 1 जनवरी को। 1 जनवरी को 10,000 रुपये का ड्यू गुड्स बेचा। 10,000 रुपये का गुड्स बेचा, जिसका इसको पैसा मिलेगा आफ्टर 3 मंथ्स। आफ्टर 3 मंथ्स इसे पैसा मिलेगा। बहुत ही बढ़िया। इसने सेकेंड गुड्स बेचा 20th जनवरी को। 20th जनवरी को 15,000 का, जिसका इसे पैसा मिलेगा, जिसका इसको पैसा मिलेगा आफ्टर 2.5 मंथ्स। दिस इज द एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टीज। बेसिकली राम एंड श्याम के बीच में ये एग्रीमेंट है कि जो 20th जनवरी का जो सामान है 15,000 रुपये का, मैं उसका पैसा तुम्हें 2.5 महीने के बाद दूंगा। 1 जनवरी वाला जो है वो 3 महीने के बाद दूंगा, ठीक है? उसके बाद मान लो कुछ ये 3 फरवरी को भी सामान बेचता है। 3 फरवरी को भी सामान बेचता है एंड इस समय वो सामान बेचता है 12,000 रुपये का। 12,000 रुपये का एंड इसका है आफ्टर 1 मंथ ड्यू डेट। आफ्टर 1 मंथ ड्यू डेट। और ऐसे बहुत सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं राम एंड श्याम के बीच में, क्योंकि ये एक रेगुलर पार्टीज है। ये लोग हमेशा डीलिंग करते रहते हैं, कोई वन ऑफ डीलिंग नहीं करते, हमेशा परचेज एंड सेल करते रहते हैं, राइट? नाउ अब ये बहुत ही बर्डन सा हो जाता है राम के लिए भी एंड श्याम के लिए भी। बहुत ही बर्डन सा हो जाता है राम के लिए भी, श्याम के लिए भी, क्योंकि ऐसे हो सकते हैं 50 ट्रांजैक्शंस हों। ऐसे जैसे मैंने एग्जांपल दिया वैसे 50 ट्रांजैक्शंस इन दोनों के बीच में हो सकते हैं। नाउ जस्ट टू कीप अ ट्रैक ऑफ जस्ट टू कीप अ ट्रैक ऑफ एवरीथिंग कि फर्स्ट ट्रांजैक्शन का कब ड्यू डेट है, सेकेंड ट्रांजैक्शन का कब ड्यू डेट है, थर्ड ट्रांजैक्शन का कब ड्यू डेट है, and to settle all those will be a very burdensome task, right? अब ये दोनों चाहते क्या हैं? ये दोनों चाहते क्या हैं? अब देखो 1 जनवरी से 3.5 मंथ्स एक ड्यू डेट है। 3 मंथ, सॉरी 3 मंथ्स। तो वो कब बनेगा? वो कब बनेगा? फेब्रवरी, मार्च एंड अप्रैल। तो मान लेते ये 1 अप्रैल को एक ड्यू डेट बनेगा, ठीक है? 1 अप्रैल को इसको 10,000 रुपये आना है। किसको आना है? राम को आना है, राइट? राम को 10,000 रुपये आना है। फिर एक 20th जैन से 2.5 मंथ्स है। 20th जैन से 2.5 मंथ्स हम मान लेते हैं 2 मंथ और 15 डेज मान लेते हैं, ठीक है? 2 मंथ्स एंड 15 डेज मान लेते हैं। तो उस केस में क्या होगा? तो 20th जैन से 20th मार्च 2 महीने होता है। और हम मान लेते हैं उसके बाद से 15 डेज, उसके बाद से 15 डेज मान लेते हैं, तो वो बनेगा 4 अप्रैल, ठीक है? दूसरा क्या है इससे थोड़ा आगे? 4 अप्रैल, सॉरी 4 अप्रैल दूसरा ड्यू डेट बनेगा। 4 अप्रैल को दूसरा ड्यू डेट बनेगा कितने रुपए का? 15,000 रुपये का। एंड फिर एक 3 फरवरी को ट्रांजैक्शन हो रहा है, 3 फरवरी का, जिसका 1 मंथ के बाद ड्यू डेट है, दैट इज 3 मार्च। 3 मार्च एक ड्यू डेट है। कितना रुपए का? 12,000 का, ठीक है? आप देख रहे हो 3 डिफरेंट ड्यू डेट्स हैं। 3 डिफरेंट ड्यू डेट्स है। एक 1 अप्रैल है, एक 4 अप्रैल है और एक 3 मार्च है। मतलब स्टार्टिंग कहाँ से हो रहा है?
3 मार्च, फिर एक बीच में 1 अप्रैल है, एंड द लास्ट वन इज 4 अप्रैल, एंड द लास्ट वन इज 4 अप्रैल, राइट। ये 3 डेट्स में सेटलमेंट होना है। अब ये दो पार्टीज एक्चुअली में चाहते क्या है, ये दो पार्टीज इसको सिंप्लीफाई करना चाहते हैं, बोलते क्यों ना हम एक ऐसा ड्यू डेट फाइंड कर ले, इन तीनों के बदले में कोई ऐसा डेट ले आए, एक सिंगल डेट जिसमें हम सारे पैसे, टोटल कितना मनी है, 25,000 प्लस 12,000, 37,000। जो 37,000 जो ड्यू है, जो राम ने रिसीव करना और श्याम ने पे करना है, तो क्यों ना हम एक ऐसा डेट अग्री कर लेते हैं जिसमें हम पूरा 37,000 सेटलमेंट कर लेंगे। अब ये डेट जो होगा वो हमेशा फर्स्ट और लास्ट डेट के बीच में ही होगा, देखो अगर यहाँ पे सारा पेमेंट कर देता है, अगर 3 मार्च को सारा पेमेंट हो जाता है तो किसको फायदा होगा, राम को फायदा होगा, बट श्याम को लॉस हो जाएगा, क्योंकि कुछ पैसा तो 1 अप्रैल एंड 4 अप्रैल को भी जाना था, 1 एंड 4 को भी जाना था, तो इसका इंटरेस्ट लॉस किसको हो जाएगा, श्याम को हो जाएगा। अगर सारा पैसा 4 अप्रैल को जाता है, तो इसमें क्या होगा, इसमें राम को लॉस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कुछ पैसा 3 मार्च एंड 1 अप्रैल को भी आना था, तो इस केस में लॉस किसको हो जाएगा, राम को। तो इन दोनों मिलकर एक ऐसा बीच का डेट निकालते हैं जिसमें ना तो राम का ना तो श्याम का लॉस होगा, ठीक है, ना तो राम ना तो श्याम का लॉस होगा। तो एक ऐसा डेट आइडेंटिफाई होता है फॉर द सेटलमेंट ऑफ ट्रांजैक्शन जिसमें किसी का भी लॉस ना हो। सो दिस इज ऑल अबाउट एवरेज ड्यू डेट। एक एवरेज ड्यू डेट निकाला जाएगा, वो एक्चुअल ड्यू डेट नहीं होगा, वो एक एवरेज होगा जो दोनों पार्टीज अग्री करेंगे by calculation, and on that particular date transaction will be settled. I hope you guys understand. ठीक है, बहुत ही सिंपल सा एंड छोटा सा चैप्टर है, बहुत लेंदी नहीं जाएगा, बहुत सारे कैलकुलेशंस हम देखेंगे। एंड ये चैप्टर आपको जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज हमने पढ़ा है, जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज में भी हमने ड्यू डेट्स देखे थे, ठीक है, उसका भी यहाँ पे आपको प्रैक्टिस होगा, हमें यहाँ पे प्रैक्टिस होगा। तो दैट इज वाई आई हैव टेकन दिस चैप्टर जस्ट आफ्टर बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ऑलराइट, होप यू अंडरस्टैंड। Now I will jump into ICI study material and see what background they have given about the average due date. Guys, I hope you can see my screen. So this is unit 4. Again, this is chapter 6. In the same chapter that was under bills of exchange and promissory note, वो unit 1 था, बट ये यूनिट 4 है, चैप्टर इज 6 ओनली, सो इट इज 6.85 एवरेज ड्यू डेट। हम आते हैं नीचे, सॉरी, यहाँ पे चैप्टर का ओवरव्यू दिया हुआ है, एंड विल सी व्हाट ओवरव्यू दे हैव गिवन अबाउट दिस चैप्टर. What are the uses of average due date? Uses of average due date for the calculation of interest on drawings when the amount is lent in various installments and when the amount is lent in one installment. ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे स्पेलिंग एरर्स है, कैलकुलेशंस का स्पेलिंग यहाँ पे गलत है, विच शुड नॉट हैपन, कैलकुलेशन का स्पेलिंग गलत है, वो आप देख लेना. सो ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ पार्टनर्स क्या होता है, हम ये भी देखेंगे अभी. यूजेस को हम और थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे और कैलकुलेशन को भी हम डिस्कस करेंगे. सो दो केस हो सकता है. सो बिल्स ऑफ एक्सचेंज में हमने देखा था, बिल्स ऑफ एक्सचेंज कब होता है, अगर आपका बिगनिंग डेट आप कैसे लेते हो, आफ्टर डेट है या आफ्टर साइट है, मतलब डेट ऑफ ड्रॉल लोगे या फिर डेट ऑफ एक्सेप्टेंस लोगे. उसके बाद आप क्या करते हो, टर्म को ऐड करते हो और फिर लीगल ड्यू डेट के लिए आप क्या करते हो, 3 ग्रेस डेज लेते हो और पब्लिक हॉलीडे का भी आप कंसिडरेशन लेते हो. अगर पब्लिक हॉलीडे है तो प्रीसीडिंग बिजनेस डे लेते हो, और इमरजेंसी हॉलीडे है तो फॉलोइंग डे लेते हो. ये आपको रटा गया होगा, ये तो आप रट लिए होगे. सो दिस इज अबाउट व्हेन ड्यू डेट इज आफ्टर. अगर कोई टर्म दिया हुआ है, अगर आपके इनवॉइस चाहे बिल्स ऑफ एक्सचेंज में पर्टिकुलर डेट मेंशन कर दिया कि इस दिन ही पेमेंट होगा,
तो ड्यू डेट जो पर्टिकुलर डेट दिया हुआ है वो हो जाएगा। सो ये या तो स्पेसिफिक डेट होगा या तो आपका आफ्टर सम डेज होगा, आफ्टर 3 मंथ्स, आफ्टर 60 डेज। तो उस केस में आपको कैलकुलेशन करना पड़ता है। अगर स्पेसिफिक डेट दिया हुआ है तो आपको कोई कैलकुलेशन नहीं करना, वो डेट उठाकर आपको ड्यू डेट कंसिडर करना है, एंड देन यूजिंग दैट पर्टिकुलर ड्यू डेट यू कैन फॉर द वेरियस नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन यू कैन find out a average due date, which we can see later in this chapter. So in the business enterprises, large number of receipts and payments by and from a single party may occur at a different point of time. मतलब आप जो कोई रेगुलर पार्टीज होते हैं जिससे आप बहुत नंबर्स ऑफ ट्रांजेक्शन करते हो, काफ़ी ट्रांजेक्शन्स करते हो, उससे बहुत सारे रिसीट्स होते हैं और बहुत सारे पेमेंट्स होते हैं जो डिफरेंट पॉइंट इन टाइम पे हो सकते हैं, राइट? So to simplify the calculation of interest involved for such transaction, to simplify the calculation of interest involved for such transaction, for example आपका बैंक के साथ भी क्या होता है, बैंक के साथ भी क्या होता है, आप बहुत सारे पेमेंट्स भी करते हो और बहुत सारे आप बोरिंग्स भी कर सकते हो। पेमेंट्स भी होता है, रिसीट्स भी होता है, राइट? इन दैट केस इंटरेस्ट का कैलकुलेशन के लिए, इंटरेस्ट का कैलकुलेशन या तो आप बहुत ही कॉम्प्लेक्स तरीके से करो, ईच पेमेंट्स को कंसिडर करके, ईच रिसीट्स को कंसिडर करके, एक डिफरेंट डेट को लेकर, एंड यू कैलकुलेट द इंटरेस्ट अमाउंट। इंस्टेड ऑफ दैट आप टोटल पेमेंट को कंसिडर करो, टोटल रिसीट को कंसिडर करो और एक पर्टिकुलर डेट ले लो जिसको यूज करके आप सिंपली इंटरेस्ट रिसीवेबल या इंटरेस्ट पेएबल का अमाउंट निकाल लो। तो ये भी हो सकता है through average due date. The idea of average due date has been developed, ठीक है, where a person owing several amounts due on different dates desire to pay the total amount payable by him or on a particular date so that neither debtor nor creditor stands to lose or gain anything by the way of interest. That date is known as average due date, ठीक है। एक ऐसा डेट कंसिडर किया जाता है जिसपे ना तो डेटर को, जिसे पैसा देना है, और क्रेडिटर, जिसे पैसा रिसीव करना है, दोनों में से किसी को भी लॉस नहीं होता है। एवरेज ड्यू डेट इज अ वेटेड एवरेज ऑफ ड्यू डेट्स ऑफ वेरियस ट्रांजेक्शन वेयर अमाउंट ऑफ ईच ट्रांजेक्शन इज यूज्ड एज वेट। सो बेसिकली आप देखते हो, सारे ट्रांजेक्शन को कंसिडर करते हो और उसमें से सारे ट्रांजेक्शन को यूज करके आप एक एवरेज ड्यू डेट निकालते हो। जब सारे ट्रांजेक्शन को कंसिडर करते हो तो जितना भी अमाउंट होता है फॉर ईच ट्रांजैक्शन, हमारे केस में कितने अमाउंट थे, 10,000 थे, 15,000 थे और 12,000 थे। तो ईच जो अमाउंट इन्वॉल्व है, सारे अमाउंट्स को आप वेट ले लेते हो, ठीक है। वेटेड एवरेज जैसे आप निकालते हो, आपने पढ़ा होगा 8th स्टैंडर्ड में, 10th स्टैंडर्ड में, चाहे 12th स्टैंडर्ड में, कि आप वेटेड एवरेज कैलकुलेट कैसे करते हो। नहीं भी आपने समझा तो हम देखेंगे जरूर। तो यहाँ पे 10,000, 15,000 एंड 12,000 विल बी द वेट, ठीक है, ठीक है। वेट को आप नंबर ऑफ डेज से मल्टीप्लाई करोगे, कितना दिनों के बाद ये ड्यू है, ठीक है, ये 3 मंथ्स है, ये 2.5 मंथ्स है, तो आप एक नंबर ऑफ डेज के बाद से कैलकुलेट करोगे, एंड वो प्रोडक्ट को, जो टोटल ऑफ प्रोडक्ट्स होगा, उसको आप डिवाइड करोगे विद द अमाउंट, ठीक है। आप कैलकुलेशन देखेंगे तो ज़्यादा क्लैरिटी आएगा, बट आई होप इतना तो समझ में आया कि आपको ईच ट्रांजेक्शन में जितना भी अमाउंट इन्वॉल्व है उसको वेट लेना है, ठीक है, वेट लेना है। ठीक है, उसके बाद आपका यूजेस ऑफ एवरेज ड्यू डेट दिया हुआ है। क्या यूजेस है समझते हैं। एक तो कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ऑफ पार्टनर। बेसिकली होता क्या है कि पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनर्स क्या करते हैं, अपने पर्सनल यूजेस के लिए फंड्स विड्रॉ भी करते हैं और फिर रीपे भी करते हैं। अब होगा क्या, फॉर एन एग्जांपल, एक पार्टनरशिप फॉर्म में ए एंड बी एक पार्टनरशिप फॉर्म खोला हुआ है, ऑलराइट। अब इस पार्टनरशिप फॉर्म में ए एंड बी कुछ कैपिटल इन्वेस्ट करे हुए हैं और पर्सनल यूजेस के लिए फंड्स विड्रॉ करते रहते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, ड्राइंग्स बोलते हैं। मान लो ये 1 अप्रैल को 10,000 रुपये विड्रॉ कर रहा है, फिर 15 मई को
₹12,000 विड्रॉ कर रहा है एंड 18 मई को 10,000 रुपीज़ रीपे कर रहा है। 10,000 रुपीज़ रीपे कर रहा है। 10,000 रुपीज़ रीपे कर रहा है। नाउ सिमिलर वे में बी भी कुछ अमाउंट विड्रॉ करता है 10 अप्रैल को। ठीक है, और कोई रीपेमेंट नहीं करा है, कोई भी रीपेमेंट नहीं करा है। नाउ अब एक तो क्या हुआ, मान लो आप चाहते हो कि 30 जून को 30 जून को 30 जून को चाहते हो कि कितना इंटरेस्ट इस पार्टनर का बन रहा है और कितना इंटरेस्ट इस पार्टनर का बन रहा है, कितना इंटरेस्ट इस पार्टनर का बन रहा है और कितना इंटरेस्ट बी का बन रहा है, ए एंड बी का कितना इंटरेस्ट बन रहा है, आप 30 जून को जानना चाहते हो। तो एक तो मेथड क्या हुआ कि आप 1 अप्रैल से यहाँ तक का कैलकुलेट करो, ठीक है, 15 मई से यहाँ तक का कैलकुलेट करो और 18 मई से यहाँ तक का कैलकुलेट करके रिड्यूस कर दो। ठीक है, तो 3 अलग अलग कैलकुलेशन हो सकता है। दूसरा मेथड क्या है कि आप 10,000 का अमाउंट के लिए 1 अप्रैल से 15 अप्रैल तक का इंटरेस्ट कैलकुलेट करो, फिर 22,000 के लिए 3 दिनों का इंटरेस्ट लो और फिर 12,000, क्योंकि 10,000 रीपे हो गया है, फिर 12,000 के लिए रिमेनिंग डेज के लिए कैलकुलेट करो। ठीक है, मैंने तो यहाँ पे फिर भी सिर्फ 3 इंस्टेंसेस लिए हैं। यहाँ पे हो सकता है 10, 15, 20, 50 इंस्टेंसेस हो सकते हैं, 50 पेमेंट एंड विड्रॉल्स हो सकते हैं। उस केस में पूरा कैलकुलेशन करना बहुत ही बर्डमसम हो सकता है। सो व्हाट यू वुड वांट कि एक पर्टिकुलर डेट मिल जाए, एक पर्टिकुलर डेट मिल जाए जिसमें सीधा हम अमाउंट से मल्टीप्लाई करें, एक पर्टिकुलर डेट मिल जाए जिसमें हम सीधा अमाउंट से मल्टीप्लाई करें, तो आपको सीधा 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 इंटरेस्ट का अमाउंट मिल जाए, सीधा 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 इंटरेस्ट का अमाउंट मिल जाए। सो दिस इज कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ऑफ पार्टनर्स। फिर प्रिंसिपल एंड एजेंट्स, प्रिंसिपल एंड एजेंट्स हमने ये भी देखा था, इन कंसाइनमेंट अकाउंट प्रिंसिपल होता है, एजेंट होता है, उसमें वेरियस पेमेंट्स होते हैं। ठीक है, वेरियस पेमेंट्स होते हैं। एजेंट प्रिंसिपल के बिहाफ पे सेल करता है, जो सेल करके अमाउंट वो प्रिंसिपल को देना पड़ता है। और एजेंट प्रिंसिपल के बिहाफ पे बहुत सारे एक्सपेंसेस करता है, एजेंट प्रिंसिपल के बिहाफ पे बहुत सारे एक्सपेंसेस करता है, जिसका लायबिलिटी प्रिंसिपल को होता है, मीन्स प्रिंसिपल नीड्स टू पे टू एजेंट। तो एवरेज ड्यू डेट ये अकाउंट सेटलमेंट में भी हेल्प करेगा टू फाइंड अ डेट कि जिस डेट पे सेटलमेंट हो, टू फाइंड अ डेट जिस डेट पे सेटलमेंट हो, तो नीदर प्रिंसिपल नॉट द एजेंट लूजेस एनी काइंड ऑफ इंटरेस्ट अमाउंट। ठीक है, तो ये इसमें भी यूज हो सकता है। फिर परचेज एंड सेल में तो हो ही सकता है यूज, परचेज एंड सेल में यूज हो ही सकता है। और एक आपको एग्जांपल आप क्या ले सकते हो, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, बिल्स ऑफ एक्सचेंज में भी आपका यूज हो सकता है। वेरियस बिल्स ऑफ एक्सचेंज आप ड्रॉ करते हो, मान लो सिमिलर पार्टी से आपका बिल्स रिसीवेबल भी है, बिल्स पेबल भी है, तभी भी आप एक ड्यू डेट निकाल सकते हो जिसके बेसिस पे आपका इंटरेस्ट वगैरह कैलकुलेट हो सकता है। चाहे एक पर्टिकुलर डेट निकल जाएगा जिसमें आपका सेटलमेंट हो जाएगा, अगर वो पर्टिकुलर डेट पे करते हो तो नीदर ऑफ द पार्टीज नॉट द ड्रॉअर नॉट द ड्रॉई लूजेस एनी काइंड ऑफ इंटरेस्ट, राइट। तो थोड़ा सा हम नोट्स लिख लेते हैं। यूनिट 4 चैप्टर 6, एवरेज, यूनिट 4 चैप्टर 6 एवरेज ड्यू डेट। In business, at times several transactions occurs between
the parties for which payments for which payments payment is made or receipt occurs. Receipt of amount occurs, right? आप एट टाइम्स बिजनेस में सेवरल ट्रांजैक्शंस करते हो जिसमें पार्टीज के बीच में या तो पेमेंट होता है या तो आपको रिसीट होता है. उसके बाद कॉन्टेक्स्ट बिल्ड करने के लिए क्या लिखेंगे? फॉर ईच रिसीट एंड पेमेंट देयर में बी what? There may be several due dates. There may be several due dates. Now, average due date is weighted average. ये ध्यान में रखना, weighted average of all such due dates. Average due date is weighted average of all such due dates wherein amount involved in each transaction is considered as weight. Is considered as what? Weight. So that neither debtor nor creditor loses any interest. ठीक है, ना तो क्रेडिटर ना तो डेटर कोई इंटरेस्ट का अमाउंट उसे लॉस होगा. आई होप दिस मेक सेंस. इसी के कंटिन्यूएशन में स्टूडेंट्स क्या करेंगे, लिखेंगे इसी के कंटिन्यूएशन में लिखेंगे यूजेस ऑफ एवरेज ड्यू डेट. यूजेस ऑफ एवरेज ड्यू डेट ब्रॉडली 4 यूजेस है. होने के लिए बहुत सारे यूजेस आप बना सकते हो. इट्स इलस्ट्रेटिव, बहुत सारे यूजेस बना सकते हो, इलस्ट्रेटिव है, बट ब्रॉडली हम 4 कैटेगरी में इसको डिफाइन करते हैं. फॉर सेटलमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, for settlement of interest on drawings between partners, right? For settlement of account between principal and agent. Very simple, right? फॉर सेटलमेंट ऑफ कॉन्ट्रा अकाउंट्स. सो बेसिकली कॉन्ट्रा अकाउंट के लिए भी यूज हो सकता है. सो कॉन्ट्रा अकाउंट क्या होता है स्टूडेंट्स? आप एक ही पार्टी हो, मतलब राम एंड श्याम ही है. राम श्याम को गुड्स सेल कर रहा है एंड श्याम राम को भी गुड्स सेल कर रहा है, तो उसे क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रा अकाउंट. मतलब सेम ही पार्टी से आपका रिसीवेबल भी है और पेबल भी है. फॉर सेटलमेंट ऑफ कॉन्ट्रा अकाउंट.
when there is both receivable and payable to same party। ठीक है, ये कॉन्ट्रा हो गया। एंड फॉर सेटलमेंट ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ठीक है, फॉर सेटलमेंट ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज ड्यू ऑन वेरियस डेट। ठीक है, आई होप आपको बेसिक एक बैकग्राउंड मिल गया एवरेज ड्यू डेट का, बेसिक एक बैकग्राउंड मिल गया ड्यू डेट का, एंड इसका एक्चुअल बैकग्राउंड आपको फर्स्ट इलस्ट्रेशन के साथ ही मिलेगा। जब तक आप एक इलस्ट्रेशन कम से कम नहीं देखोगे, आपको इसका एक्चुअल एसेंस नहीं पता चलेगा। ठीक है, तो आई होप आपको थ्योरेटिकल नॉलेज इस पर्टिकुलर नोट से मिल जाएगा आपको। हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, वेरिन वी विल डिस्कस something on illustration. We will also note down the key points to be remembered as well. Thank you so much. Bye bye and take care.